नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। 2014 के बाद भारत में एक नया मुद्दा जन्म ले चुका है। साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसी समय से राजनीतिक माहौल परिवर्तित होने लगा और वो परिवर्तन आज तक समय समय पर दिखाई पड़ते रहता है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं तो एक बड़ा मुद्दा होता है इनटॉलरेंस, यानी कि असहिष्णुता का। पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक असहिष्णुता का मुद्दा उठाया जाता है हर कुछ बड़े चुनाव से पहले, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि फिर से असहिष्णु गैंग हावी हो गया है और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा फिर से हावी होता दिखाई पड़ रहा है। इस बार पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक बवाल खड़ा कर दिया और वो बवाल असहिष्णुता के रास्ते से गुजरता है। उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक प्रोग्राम में ऐसी बातें कह दी जिससे पूरे हिंदुस्तान में फिर से एक बार असहिष्णुता का मुद्दा उठने लगा है। इस मुद्दे को उठाने के पीछे मकसद क्या है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि ये मुद्दा उठा कैसे, कहां उठा और इस मुद्दे को उठाने से पहले विचार क्यों नहीं किया गया कि किस प्लेटफॉर्म पर उठाया जा रहा है जिससे विदेशी ताकतों को भी इसका फायदा मिल सकता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक वर्चुअल मीटिंग में संबोधित कर रहे थे तो उस समय उन्होंने भारत में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मुद्दे में बताया कि जब धर्म के जो बहुसंख्यक धर्म वाले राजनीति पे हावी हो जाते हैं तो अल्पसंख्यकों की परेशानी बढ़ने लगती है, और ऐसी स्थिति ही भारत में होने लगी है। भारत में बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों का शोषण करना शुरू कर दिया है और उसे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने कश्मीर का मामला भी उठाया, कश्मीर में मुसलमानों के साथ हो रहे शोषण की बात कही और देश के अलग अलग हिस्सों का उदाहरण देते हुए उन्होंने पूरे देश में असहिष्णु वातावरण की बात कही। ये वैसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे के सारे संगठन और संगठन के लोग कहीं न कहीं एंटी इंडिया एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहे हैं। हामिद अंसारी सबसे पहले तो ये उनको सोचना चाहिए था कि जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करने वाले एक संगठन इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, जिसके ऊपर भारत में सांप्रदायिक दंगा फैलाने का आरोप भी लगाया जा चुका है। त्रिपुरा की सरकार ने पहले ही उस संगठन के ऊपर सांप्रदायिक दंगा फैलाने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई, एफिडेविट दे दी गई, और यही नहीं, इस संगठन के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि इसका संबंध सीधे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ये पाकिस्तान का वो संगठन है जो आईएसआई की सहायता करता है, आईएसआई से सहयोग लेता है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में सांप्रदायिकता का माहौल बिगाड़ता है, सांप्रदायिक समस्याएं पैदा करता है, जिससे कि दंगा भड़कता है और फिर उसी को मुद्दा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उसी जगह से, उसी प्लेटफॉर्म से हामिद अंसारी ये बात बोल रहे थे जिससे कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बू आती है। पहली बात तो अगर हामिद अंसारी की बात करते हैं तो उनको समझ लें कि हामिद अंसारी कोई ऐसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं जिनकी बातों को अगंभीर तरीके से लिया जाए, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बताया जाए। हामिद अंसारी एक डिप्लोमेट रहे हैं, उसके बाद भारत के 10 सालों तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने डिप्लोमेट रहते हुए अरब के कई देशों में एम्बेसडर की भूमिका निभाई है। एम्बेसडर के तौर पर वो यूएई में भी रह चुके हैं,
ईरान में भी रह चुके हैं, सऊदी अरब में भी रह चुके हैं, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के एम्बेसडर भी वो रह चुके हैं। अरब के इतने महत्वपूर्ण देशों में एम्बेसडर रहने वाले जब वो व्यक्ति अगर भारत में असहिष्णुता की बात, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ, बेसिकली मुस्लिमों के साथ प्रताड़ना की बात एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर करता है, तो कहीं न कहीं इसका असर अरब में, अमेरिका में, यूरोप में, पाकिस्तान में दिखाई पड़ता है। और पाकिस्तान जब यूएन में भारत के खिलाफ कोई बयानबाजी करता है, भारत के खिलाफ जब सबूत पेश करता है असहिष्णुता का, मुस्लिमों के खिलाफ यहाँ पर होने वाले तथाकथित अत्याचार का, तो उसमें इन लोगों का नाम कोट करता है, क्योंकि ये एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर भारत के उपराष्ट्रपति रहे हुए व्यक्ति यहाँ देश के वातावरण को दूषित मानते हैं, यहाँ पर एक असहिष्णु माहौल की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी होती है और भारत के जो दुश्मन देश हैं इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हुई। और दूसरी जो वजह, जो इस चर्चे का जो मेन कारण है, वो अभी कारण आना बाकी है। उसकी चर्चा अब होना शुरू हो गई है और चर्चा के साथ ही अब इसको कहीं न कहीं चुनाव से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि 2019 के चुनाव से पहले भी कुछ ऐसे ही शगुफे छोड़े गए थे और नरेंद्र मोदी की 5 सालों की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जिसमें ये बार बार कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पूरे देश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में दंगे भड़काए जा रहे हैं, मुस्लिमों का शोषण किया जा रहा है, जिसका एक असर भी हुआ चुनाव पे। और मुस्लिमों ने कई जगह पर टैक्टिकल वोटिंग की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय भी ऐसी बातें की जा रही थी, जिसके कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की टैक्टिकल वोटिंग सामने आई और कांग्रेस का वोट बैंक बिल्कुल गिर गया। कांग्रेस का आधार खत्म हो गया दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जब टक्कर चल रही थी, तो सारे मुसलमानों ने इकट्ठा होकर भाजपा को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट किया। इसी तरह की स्थिति अब पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेट उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट खासा असरदार होता है। कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश और जो मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहाँ पर मुसलमानों के जो वोट होते हैं उससे 50-60 विधानसभा सीटों पर बड़ा असर हो सकता है, जीत हार का बड़ा कारण हो सकता है। और इसको प्रभावित करने के लिए ये जरूरी है कि कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जिससे ये लगे कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है सिर्फ उसी को वोट किया जाए। और ये 5 राज्यों के चुनाव के पहले ये शगुफा छोड़ा गया है और मीडिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। जैसे ही चर्चा शुरू हुई हामिद अंसारी के इस बयान के बाद, उसके बाद धीरे धीरे माहौल बदलने की कोशिश की जाएगी, जैसा हर चुनाव में होता है। लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह से हर चुनाव के पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की ये नीति विपक्ष का एजेंडा रहता है और विपक्ष अपने एजेंडे में फेल होता जाता है, जिस तरह से 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार को 2014 से जो सरकार बनी थी उससे भी ज़्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली, जबकि 5 सालों तक इंटॉलरेंस का मुद्दा उठता रहा, धार्मिक तुष्टीकरण की बात की जा रही है और साथ में हिंदू राष्ट्र का सवाल उठाया जाता रहा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को पहले के चुनाव से ज़्यादा बड़ी जीत मिली, ज़्यादा बहुमत मिला। और उसी तरह से अलग अलग विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये रणनीति अपनाई जाती रही है और इस बार भी ऐसा ही शगुफा छोड़ा गया है, ताकि धार्मिक असहिष्णुता के नाम पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बरगलाया जा सके और वहाँ पर जो अलग अलग पार्टियाँ मुसलमानों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है
उन सब को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, यानी कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये 3 पार्टियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा की है। इन तीनों पार्टियों की नज़र मुसलमानों के ऊपर है कि वो हमें समर्थन दे। मायावती भी अपने उम्मीदवारों की सूची में मुसलमानों का अच्छा खासा परसेंटेज रहा है। जिस जिस सूची में जाएं वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार दिख जाएंगे। कांग्रेस की भी रणनीति यही रही है और समाजवादी पार्टी तो अपने परंपरागत वोट के तौर पर मुस्लिम और यादव को देखते है। तो ऐसी स्थिति में जो तीनों पार्टियों में बंटने वाले मुस्लिम वोट हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए एक ऐसा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाने की जरूरत महसूस इन लोगों को होती है, ताकि कहीं न कहीं मुसलमानों के मन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक घृणा का भाव उत्पन्न हो और वो इकट्ठा होकर उस पार्टी को वोट देने की कोशिश करें जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। ये पहले भी होता रहा है और इसी को मुस्लिम ध्रुवीकरण कहा जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ हिंदू ध्रुवीकरण की जब बात होती है तो सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक होकर हंगामा करने लगती है। लेकिन मुस्लिम ध्रुवीकरण की इस कोशिशों के बीच जब बार बार असहिष्णुता, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और ऐसे मामले सामने आते हैं तो उसके विरोध में बुद्धिजीवी तबका इन लोगों के खिलाफ नहीं आ पाते हैं और ये स्थितियां अभी फिर से बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। और इस बार हामिद अंसारी ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये मामला उठे फिर से तो ऐसा लगे कि ये किसी पार्टी के कोई एक्टिव पॉलिटिशियन ने नहीं उठाया है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति ने उठाया है जो भारत के बड़े संवैधानिक पद पर रह चुका है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।